वेलकम बैक इन द कैप एक्सप्लेनर। मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि इस मूवी को 3 कहानियों में डिवाइड किया गया है। पहली कहानी एक किंग और क्वीन की है, जिसको देखकर लगता है कि वो बहुत ही बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि क्वीन को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती और इसलिए उसके चेहरे पर कभी भी स्माइल नहीं होती और वो हमेशा परेशान रहती है। अब किंग अपनी वाइफ को इतना उदास नहीं देख सकता और क्वीन के बहुत सारे इलाज करवाता है। कई डॉक्टर्स की मदद लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं होता। कोई भी डॉक्टर्स क्वीन की प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाता, लेकिन किंग क्वीन को खुश करने की कोशिश करता रहता है। किंग एक दिन महल में सर्कस में काम करने वाले जोकर्स को बुलाता है और इनसे परफॉर्म करवाता है ताकि उनको देखकर क्वीन का मन थोड़ा हल्का हो जाए। जोकर्स की कॉमेडी देखकर पूरे महल में हंसी का माहौल छा जाता है। सर्कस के दौरान पता चलता है कि सर्कस करने वालों की टीम की एक लड़की प्रेग्नेंट है और ये देखकर तो क्वीन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लग जाती है, फिर जोर से रोने लग जाती है। लेकिन ये सब देखकर किंग क्वीन से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा ये वादा है। उसी रात उन दोनों की ये प्रॉब्लम हल करने के लिए महल में कोई लंबा सा आदमी आया होता है। किंग को मिलकर कहता है कि मेरे पास क्वीन की प्रॉब्लम का इलाज है और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन किंग कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया, सब ही झूठ बोलकर वापस चले गए हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं जरूर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कौन सी हद तक जाने के लिए तैयार हो और किस लेवल तक जा सकते हो, मतलब कि ये सिर्फ आपके हाथों में है। फिर किंग उस आदमी को बोलता है कि मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना होगा। वो कहता है कि आपको एक बच्चे की यानी एक लाइफ की जरूरत है, लेकिन नेचर में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम कुछ इम्बैलेंस करते हैं तो फौरन उसे बैलेंस कर देना चाहिए। आपको अगर एक लाइफ चाहिए तो उसके बदले में किसी दूसरे की लाइफ लेनी होगी। किंग उसके लिए मान जाता है और वो आदमी उसको अगला प्रोसेस बताता है और कहता है कि उसे एक सी क्रिएचर को मारकर उसके दिल को निकालकर एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उस लड़की को दिल को पकाने का कहना है। फिर क्वीन को इस दिल को खाना होगा। ऐसा करने से क्वीन मां बन सकती है। अगले दिन किंग खुद ही एक कॉस्ट्यूम पहनकर क्रिएचर को पकड़ने के लिए सी में उतरता है। जब किंग गहराई में जाता है तो उसे क्रिएचर मिल जाता है जो कि एक मॉन्स्टर है और वो सो रहा होता है। किंग आराम से जाकर अपनी नाइफ से वार करके मॉन्स्टर के साथ लड़कर इसका दिल निकाल लेता है, लेकिन इस फाइट में किंग को भी गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से किंग खुद भी मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो जानवर के दिल को निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर क्वीन इस दिल को पकाने के लिए बड़े प्यार से लेकर महल में चली जाती है और अपनी प्योर वर्जिन मेड को इस दिल को पकाने का कहती है। अब मेड दिल को पका रही होती है तो वो कुछ अजीब सा फील करती है और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर में वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है। क्वीन जब पके हुए दिल को खाती है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक तरफ क्वीन और एक तरफ मेड दोनों ही सेम टाइम पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं और दोनों के बच्चे लड़के होते हैं। क्वीन के बेटे का नाम एलिस और मेड के बेटे का नाम जॉन है। अब 14 सालों के बाद दिखाते हैं कि दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और टीन एजर बन गए हैं। अब क्वीन भी हमेशा खुश नजर आती है क्योंकि वो एलिस की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ इस तरह मेड भी अपने बेटे जॉन के साथ खुश रहती है। अब एलिस और जॉन देखने में एकदम सेम लगते हैं और दोनों को देखकर लगता है कि दोनों बच्चे ट्विंस हैं। इन दोनों के बाल भी थी क्रिएचर जैसे ही हैं। बताते चले कि दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन इन दोनों को साथ में खेलते देखकर क्वीन को अच्छा नहीं लगता। फिर एलिस को कहती है कि तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें मेड के बेटे के साथ फ्रेंडशिप रखना शोभा नहीं देता, तुमसे फ्रेंडशिप करने वाले की भी औकात होनी चाहिए। ये बोलकर उसे डांट देती है, लेकिन एलिस तो बच्चा है, वो कहाँ सुनने वाला। एलिस फिर जॉन के साथ खेलने चला जाता है। अब एक दिन जब दोनों बच्चे पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि जैसे वो सी क्रिएचर पानी में सांस लेता था, ऐसे ही इन दोनों बच्चों में भी सांस लेने की पावर होती है। फिर क्वीन मेड को मतलब जॉन की माँ को बुलाकर वार्न करती है, तुम जॉन को एलिस से दूर रखो। अगर दूर रखने के बावजूद भी दोनों फ्रेंड्स बनकर रहे तो मैं तुम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। मेड भी जॉन से यही बात कहती है, लेकिन किसी भी चीज का इन दोनों की फ्रेंडशिप पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये दोनों पहले की तरह ही फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। एक दिन ये दोनों लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं। खेल ही खेल में दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल लेते हैं। फिर जॉन महल में एलिस बनकर चला जाता है। अब जॉन के महल पहुंचते ही क्वीन को उस पर शक होता है। वो इस
इसकी बॉडी की स्मेल से पहचान लेती है कि ये तो एलिस नहीं है। इसकी वजह से क्वीन बहुत ही गुस्से में आ जाती है। फिर वो जॉन को इस जगह छोड़ने का कह देती है, लेकिन एलिस उससे जाने नहीं देता, बार बार उसे जाने से रोकता है। पर जॉन कहता है, यार भाई तुम्हारी माँ ने मुझे जाने को कहा है और मुझे जाना ही होगा। एलिस कहता है कि मेरे दोस्त अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब जॉन उसे एक ट्री के पास लेकर जाता है और एक छुरी के जरिए ट्री पर हल्का सा कट लगा देता है। देखते ही उसमें से पानी निकलने लग जाता है और वो साफ पानी होता है। जॉन कहता है कि ये देखो, जब तक इस ट्री से ऐसा पानी निकलता रहा तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ। अगर ये पानी होन में बदल गया तो समझ लेना मैं किसी खतरे में होगा, मेरी जान को खतरा है और मैं किसी मुसीबत में हूँ। ये बोलकर चला जाता है। फिर एलिस रोज उस ट्री के पास जाकर चेक करता है कि पानी निकल रहा है कि खून। ऐसे ही चलते चलते अचानक ट्री से खून निकलने लग जाता है। ये सोचकर जॉन किसी मुसीबत में फंसा होगा, एलिस अपनी माँ को बताए बगैर घर से निकल जाता है और जॉन को ढूंढता है। बहुत जगह ढूंढने पर बहुत ट्राई करने के बाद उसको जॉन के घर का पता चल जाता है और वो जॉन के एरिया में पहुंचकर नॉर्मल चल रहा होता है। तब कुछ लोग एलिस को जॉन समझकर उसके पास भागकर आते हैं और उसे हक करके इमोशन हो जाते हैं। अब असल में जॉन की शादी भी हो गई होती है और वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता है। फिर पता चलता है कि 5 दिन पहले जॉन जंगल में गया था, वहाँ से लौटकर नहीं आया। अब ये खबर मिलते ही एलिस भी जंगल में जाकर जॉन को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ क्वीन भी एलिस को ढूंढकर थक जाती है और फाइनली वो उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसने उसे माँ बनने का तरीका बताया था। क्वीन इस आदमी को हेल्प करने का बोलती है। वो फिर से वही डायलॉग बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो तुम्हें एक बलि देनी होगी। क्वीन इसके लिए राजी हो जाती है। एक तरफ जंगल में जॉन को एक कोफा में दिखाया जाता है और जॉन का पूरा शरीर खून से लथपथ होता है और जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी भी है। साथ ही दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने को आ रहा होता है। जॉन बचाओ बचाओ बोलकर चिल्लाने लगता है। उसी दौरान उसकी आवाज सुनकर एलिस वहां पहुंच जाता है। एलिस मॉन्स्टर की गर्दन पर नाइफ मारकर मॉन्स्टर को मार देता है, जिसकी वजह से जॉन की जान बच जाती है। फिर एक ट्विस्ट दिखाते हैं कि मॉन्स्टर की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता एक लड़की में बदल जाती है, जिसको देखकर पता चलता है कि वो एलिस की माँ है, यानी क्वीन है। अब जैसे उस आदमी ने कहा होता है एक लाइफ को बचाने के लिए दूसरी लाइफ को बलि देनी होगी, ठीक वैसे ही एलिस की माँ ने अपनी जान देकर एलिस की जान बचाई होती है। अब एलिस महल में लौट आता है और वहाँ एक राजा बनकर जिंदगी गुजारने लगता है। और इसके साथ दोस्तों पहली कहानी खत्म होती है। वीडियो को लाइक कर दें। अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में एक किंग को दिखाया जाता है जो बंदूक के शिकार के लिए जा रहा होता है और 2 लेडीज को भी दिखाया जाता है जिनका नेम डोरा और आइमा है। किंग एक फ्लर्टी टाइप का इंसान होता है और वो हमेशा लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। वो चाहता है कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई लड़की तो होनी चाहिए और वो खूब शराब भी पीता है। इस हालत में भी वो अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में रहता है और अपनी पार्टनर को अपने मुल्क में लाने के लिए बेचैन रहता है। वो अपनी होने वाली वाइफ के लिए बहुत सारे पैसे और गहने जमा करके रखता है। अब यहाँ छोटे से गांव में 2 बुजुर्ग लेडीज को दिखाते हैं। दोनों सिस्टर्स होती हैं। एक बड़ी सिस्टर्स का नाम डोरा और छोटी का नाम आइमा है। डोरा एक सेल्फिश लेडी है और आइमा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, यानी सीधी सादी सी है। वो दोनों कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अब तक इन्होंने शादी भी नहीं की होती और शादी किए बगैर इन्होंने घर में रहकर मरना ही था। लेकिन घर के अंदर रहने से और ज्यादा बातें ना करने से इन दोनों की आवाज बहुत ही मजे की होती है, मतलब के सुरीली होती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो इनकी आवाज जवान लड़की जैसी होती है। अब ऐसे में एक दिन किंग इनके घर के बाहर से गुजरते वक्त डोरा अपनी सुंदर आवाज में गाना गाती है। किंग सुन लेता है। इस आवाज को सुनने के बाद किंग को आवाज वाली लड़की यानी डोरा को देखने की बहुत ज्यादा सस्पेंस होता है। वो दरवाजे में खड़ा होकर कहता है कि एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। वो सोचता है कि ऐसी आवाज वाली कोई यंग लेडी होगी। अब डोर को ना करने वाला इंसान किंग है। ये पता चलते ही दोनों बहनें डर जाती हैं और सोचती हैं कि अगर किंग को पता चले कि हम ओल्ड लेडी हैं, वो गुस्से में हमको मार भी सकता है, तो अब हम क्या करें। अब थोड़ी देर बाद वो प्लान बनाती हैं, क्योंकि किंग उनकी आवाज सुन सकता था। वो घर के अंदर से कहते हैं कि आज नहीं, आज आप अचानक मुझे बुला रहे हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाइए, मैं आऊंगी। और किंग भी ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ये दोनों बहनें अपनी सिर्फ एक उंगली को यंग बनाने की कोशिश में लग जाती हैं और कई तरह के तरीके आजमाती हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए यंग दिखने के बाद वो उंगली फिर से ओल्ड स्किन में बदल जाती है। अब जो आइमा होती है वो काफी देर से एक उंगली को अपने मुंह में रखकर चूसती रहती है, तो कुछ दिन बाद उसकी उंगली बहुत ही सॉफ्ट और यंग लेडी की तरह दिखती है। और ये सब करते करते इनको 1 हफ्ता गुजर जाता है। फिर किंग दोबारा आ जाता है, दरवाजा नॉक करके कहता है कि 1 हफ्ता गुजर गया, अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। अब ये लोग समझते हैं कि ये हमें नहीं छोड़ने वाला, इसलिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना होगा। उसी टाइम डोरा आइमा की सुंदर उंगली को बाहर निकालती है और कहती है कि आज सिर्फ मैं अपनी उंगली दिखा सकती हूँ। किंग सुंदर उंगली को देखकर खुश
खुशी से पागल हो जाता है और उसको किस करने लग जाता है। अपने ड्रीम्स को पूरा करने का सोचने लग जाता है। पहले आवाज सुनकर उसे प्यार करने वाला और अब उंगली देखकर उससे ज्यादा प्यार करने लग जाता है। इसी तरह दोनों बहनें और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि अगर किंग को पता चलेगा कि हम उसे ऐसा करके फंसा रही हैं तो ये हमारी जान ही ले लेगा। फिर किंग कहता है कि मुझे तुम्हें देखना है और तुम्हारे साथ रहना भी है। तो डोरा अंदर से आवाज देती है कि ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक शाही टाइप की लड़की हूँ, मैं एक रात के टाइम मिलूंगी और आप ये अरेंज कीजिए। उस रात कहीं भी कोई दिया या उजाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर पूरा अंधेरा होना चाहिए और ऐसे में ही मैं आपके साथ रहूंगी। क्या आपको मंजूर है? किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मंजूर है और चला जाता है। अब आइमा डोरा के पीछे लगे रिंकल्स को पकड़कर उसे ग्लू से चिपका देती है और फिर देखते ही देखते सारे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और टच करने पर उसकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है और एक जवान लड़की की स्किन की तरह हो जाती है। फिर वो डोरा को जाने के लिए वहाँ से रेडी करती है और किंग का एक सोल्जर डोरा को लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। अब उसके साथ चलते वक्त सोल्जर दिए को बुझाते हुए चलता रहता है क्योंकि डोरा ने ऐसी कंडीशन रखी थी। अब वो महल में उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पूरी तरह से अंधेरा पैदा होता है और किंग भी डोरा के साथ अपनी रात गुजारता है और सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन किंग का डोरा को देखने का बहुत ही शौक था और वो एक कैंडल लेकर आता है और रोशनी में डोरा का चेहरा देखता है और देखते ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं रात भर इस बदसूरत औरत के साथ सोता रहा। फिर गुस्से में आकर अपने सोल्जर को कहता है कि इस बुढ़िया को खिड़की से बाहर फेंक दो और सोल्जर उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन गिरते वक्त उसका ड्रेस और बेल्ट दरख्त के साथ लग जाती है और डोरा नीचे गिरने से बच जाती है। वहाँ फिर उसी दौरान एक विच आती है और अपने मैजिक के जरिए उस ओल्ड लेडी को यंग बना देती है। वो डोरा को एक सुंदर और राजकुमारी जैसा बना देती है। अब अगले दिन किंग उसी जंगल में शिकार करने के लिए दोबारा आ जाता है। वो जंगल में खड़ी सुनहरे बालों वाली जवान लड़की को देख लेता है और पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वो डोरा को महल में लेकर जाता है और सबको बताता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि डोरा कैसे यंग बनी इसको कोई अंदाजा नहीं था और विच ने ऐसा क्या कर दिया था कि डोरा को भी याद नहीं। अब इन दोनों की शादी फिक्स होती है और डोरा आइमा को अपनी शादी पर इनवाइट करती है। इनविटेशन कार्ड के साथ ही एक ड्रेस भी भेजती है। फिर आइमा जब महल में पहुंच जाती है तो उसे यकीन नहीं आता कि ये डोरा है, वो भी इतनी यंग और सुंदर। वो डोरा से पूछती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे बनी। इसके जवाब में डोरा कहती है कि मैंने अपनी बूढ़ी स्किन को नाइफ से कट करके उतार दिया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं यंग लेडी में बदल गई हूँ। ये कहने के बाद वो उसे बाहर निकाल देती है। अब आइमा भी घर लौटने के लिए निकलती है तो वो सोचती है कि डोरा अगर इतनी खूबसूरत बन गई तो मैं क्यों नहीं बन सकती। मैं भी तो बुढ़िया हूँ, मैं भी तो जवान हो सकती हूँ, मुझे भी यंग बनना है। और ये सोचते हुए चलते हुए वो रास्ते से एक नाइफ शार्प के पास जाती है, यानी एक नाइफ वाले आदमी को देखती है। उससे स्किन को उतारने के लिए हेल्प मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी, तुम बस मेरी स्किन उतार दो। और ये कहकर वो अपनी कीमती नेकलेस उसको दे देती है। ये आदमी तो उससे भी बड़ा बेवकूफ निकला। उसकी बात मानकर वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाता है और एक दरख्त के साथ बांध देता है और उसकी स्किन को नाइफ से उतारने लगता है। और पूरी स्किन उतारने के बाद ये खतून ऐसी हालत में महल में जाती है। यहाँ महल में खुशी से लाइफ गुजारने वाली डोरा अचानक अपनी स्किन को दोबारा ओल्ड स्किन में बदलते हुए देख लेती है। फिर से बूढ़ी बनने जैसा फील करती है। किंग के देखने से पहले ही वो महल से निकलकर भागने लगती है। महल से बाहर निकलते ही वो ओल्ड लेडी में बदल जाती है। यहाँ कभी नहीं आना ये सोचकर वो तेजी से भागती है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर दूसरी कहानी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं मूवी की तीसरी कहानी। इस कहानी में भी एक किंग को दिखाते हैं जो एक छोटे कद का आदमी है और वो कुछ अजीब तरह का है। इसकी वाइफ कई साल पहले मर चुकी है और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वायलेट है और किंग वायलेट को दिल से प्यार नहीं करता। एक दिन किंग उसके हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट को देखता है जो इसका खून पी रहा होता है। अब वो उसको मारकर भगाने की बजाय उसको खुद अपना खून देता है और उसे पालना शुरू कर देता है। ऐसे ही रोजाना चलता है और वो इंसेक्ट खून पीकर बड़ा होने लगता है। यहाँ वायलेट अपनी शादी के ख्वाब देख रही होती है, राजकुमार कैसा होगा और कहाँ से आएगा, ये सब के बारे में सोचने लगती है। लेकिन किंग को इन सब में से इंटरेस्ट नहीं होता। अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने की बजाय वो इंसेक्ट की परवरिश करने और उसके साथ खेलने में लगा रहता है। अब एक दिन जिस इंसेक्ट को इसने बड़े प्यार से पाला होता है वो बड़ा होकर किसी डिजीज से मर जाता है। फिर किंग अपनी बेटी की शादी करने की बात करता है और उसके लिए एक कंपटीशन रखता है और कहता है कि जो कंपटीशन जीतेगा उससे मेरी बेटी की शादी होगी। वायलेट
मान तो जाती है लेकिन थोड़ा सा अपसेट होती है क्योंकि इसने अपने होने वाले हस्बैंड को खुद ही चूज करना था, लेकिन उसके फादर ने जल्दबाजी में खुद ही सब कुछ अरेंज कर दिया है और किंग की बातों का मान रखने के लिए वो राजी हो जाती है। अब इस कंपटीशन के चर्चे न सिर्फ किंग के मुल्क में बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी होते हैं। कंपटीशन ये होता है कि किंग ने उस पैरासाइट की स्किन निकालकर महल में रखी होती है, तो आने वाले एक राजकुमार उसको देखकर पता लगाना होता है इस इंसेक्ट का नाम क्या है, और किंग कहता है कि जिसने इसको ठीक पहचाना मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। वहाँ कई राजकुमार आते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन नहीं पहचान पाते। असल में पैरासाइट की स्किन छोटी होती है लेकिन किंग ने इतनी बड़ी स्किन को वहाँ रखा होता है जिस वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। अब कुछ देर बाद वहाँ अचानक एक राक्षस कुल का एक आदमी आता है जिसका नाम ओगरे है। वो नजर आने में बहुत ही बदसूरत होता है। किंग के सोल्जर्स उसे अंदर आने से रोकते हैं लेकिन वो कहता है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा और जीतेगा भी। फिर वो सोल्जर उसे अंदर आने देते हैं। वो उस स्किन के पास जाकर बड़े गौर से स्किन की स्मेल को सूंघने लगता है और सुना है कि राक्षस कुल के लोगों में सूंघने की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ देर सूंघने के बाद वो पैरासाइट का ठीक नाम बता देता है। ये सुनते ही वायलेट वहाँ से भागकर महल की छत से सुसाइड करने की ट्राई करती है। फिर किंग भी पीछे जाकर उससे रोकता है। वायलेट को समझाता है कि मैंने अपनी जुबान दी है और एक राजा की जुबान की बहुत सी वैल्यू होती है। अगर तुम मर गए तो यहाँ पर मेरी जुबान की वैल्यू कौन रखेगा? प्लीज मेरी बेटी मेरी जुबान की पासदारी करो। बातों में लगाकर अपनी बेटी को बहलाता है। उसकी बेटी मान जाती है। इस तरह फिर ओगरे इस राजकुमारी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो पहाड़ पर एक गुफा में रहता है। वो वायलेट को भी वहाँ पर गुफा में बंद कर देता है। फिर वायलेट कई दिन बैठकर वहाँ पर रोती है। जब एक दिन ओगरे शिकार को निकलता है तो वायलेट सामने वाले पहाड़ पर एक लड़की को देखती है और उससे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। जो कुछ वायलेट के साथ हुआ वो उस लड़की को बताती है। अब ये सुनकर लेडी को वायलेट पर तरस आ जाता है और वो इसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर गुजरने के बाद लेडी अपनी फैमिली में से कुछ लोगों को लेकर आती है और वायलेट को कैसे उस पहाड़ से लाया जाए उसके बारे में बात करती है। फिर उनको सोल्यूशन भी मिल जाता है। वो दोनों पहाड़ों के दरमियान एक लंबी रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलने वाले और कई बार उस रस्सी पर चलने वाले एक्सपीरियंस होल्डर की हेल्प भी लेती हैं। इस तरह वो वायलेट को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता रस्सी पर चलकर रस्सी को पार कर लेता है। जब वो रस्सी को पार करने के करीब ही होता है तो ओगरे भी आ जाता है और वो भी उस रस्सी पर चलने लगता है। वायलेट की रस्सी पार करते ही लेडी के घर वाले और एक्सपीरियंस होल्डर उस रस्सी को काट देते हैं। ओगरे जिस वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये लोग सोच रहे होते हैं कि ओगरे गिरकर मर जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ओगरे वापस आ जाता है और उसको कुछ जख्म भी आए होते हैं। लेडी की फैमिली जिसने वायलेट को बचाया था उनके घर को ढूंढ लेता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। जब वायलेट को देखता है तो वायलेट के भागने पर उसका पीछा करता है। वायलेट एक गुफा में छुप जाती है। ओगरे वायलेट को ढूंढ लेता है, फिर वायलेट को पकड़ लेता है। वायलेट के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो एक्सेप्ट करने जैसा हक करती है। फिर ओगरे का भी गुस्सा कम हो जाता है। चांस मिलते ही वायलेट उसकी गर्दन काट कर मार देती है। वो ओगरे का सर काट कर खून से बड़े शरीर के साथ अपने महल में वापस आ जाती है। अपने बाप किंग को मिलकर कहती है, जिसको आपने मेरे लिए चुना था उसको देखिए, अपने दामाद को देखिए। इतना बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर किंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वायलेट से माफी मांगता है। वो अपनी गलती के बदले में वायलेट को रानी बना देता है। इसी तरह सब लोग वायलेट की क्राउन सेरेमनी बहुत धूम से मनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों तीसरी कहानी खत्म होती है। और ऐसे ही अच्छी और फैमिली मूवीज देखने के लिए, इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिकैप एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें और हमारे चैनल की हेल्प के लिए वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।